यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया है उसके खिलाफ तमाम लोग सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं लोग। क्या वजह है, क्यों विरोध हो रहा है? इसको जानने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो पहले जो 2012 में जो रेगुलेशन आया था यूजीसी का और अभी जो रेगुलेशन आया है, दोनों ही जो हैं वो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लाए गए थे। ये वाला भी और पुराना वाला भी। वजह है क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त यूजीसी के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर सुखदेव थोराट जी। उनसे बातचीत करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 में। तो सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि लोग आखिर, सबसे पहले तो ये बताइए कि विरोध किस बात पर है, कौन सी बात है जिसको लगता है कि लोगों को वो उनका पॉइंट इसमें नहीं आया या उनके खिलाफ है, इसलिए वो सड़कों पर है। इस नया जो अधिवेशन, नया जो गैजेट जो जारी हुआ, जो नोटिफाई किया गया जिसको 13 जनवरी को, क्या वजह है, क्यों लोग विरोध कर रहे हैं जी? इसमें जो ये 2026 का जो रिजोल्यूशन है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन, इसमें दोनों साइड में विचार व्यक्त किए जा रहे हैं। जो लोग इसके सपोर्ट में है या इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, उनका कहना है कि ये जो 2026 का जो रेगुलेशन है, ये 2022 के 12 के रेगुलेशन को वाटर डाउन करता है या रिड्यूस करता है, और इसमें बहुत लिमिटेशन है और कमियां हैं। उसकी कमियां दो तीन हैं। एक तो ये है कि ये क्लियर नहीं है कि वेदर ये सारी की सारी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कवर करता है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से रिलेटेड है, लेकिन IITs, IIM, स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस जो कि बार काउंसिल के अंडर है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन जो लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं वो ये है कि इसमें फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिए नहीं है। जो कास्ट से रिलेटेड है, ट्राइब से रिलेटेड है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो 2012 के रेगुलेशन में लगभग मेरा ख्याल है 17 से 18 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन स्पेसिफाई किए थे कि उस तरह की बिहेवियर किसी हाई कास्ट के लड़के ने और टीचर ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने की तो उसको ऑफेंस माना जाता था और डिस्क्रिमिनेशन माना जाता था, और उसके अगेंस्ट में कुछ सिविल पनिशमेंट या प्रोविजंस है। तो ये सबसे बड़ी इसकी कमी है। जो इसमें आवाज जो उठा रहे हैं, इसमें उनकी मुद्दा हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें डिस्क्रिमिनेशन तो कुछ है नहीं है। इसमें सिर्फ जो वो लड़का या जो टीचर, जो एडमिनिस्ट्रेटर डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर करता है, उसी के अगेंस्ट में एक्शन की प्रोविजन है। तो इसमें मुझे कोई लगता नहीं है कि किसी तरह का ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। देखो, हमारा एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट है 1955 का, जिसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट कहते हैं 1979 में। उसमें भी 17-18 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिए हैं, और उसमें स्पेसिफिकली क्लियर किया है कि हाई कास्ट का आदमी यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो 17-18 फॉर्म में, उसके अगेंस्ट में एक्शन होगी। इसमें हाई कास्ट के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन की कोई प्रोविजन नहीं है और डिस्क्रिमिनेशन का कोई चांस भी नहीं है। उसी तरह एट्रोसिटी एक्ट में भी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आर्गुमेंट की जा रही है कि उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये मुझे लगता है सही आर्गुमेंट नहीं है। ये प्रिजुडिस है एक तरीके से। हमें एक नई आदत आ गई है कि जो हमारी डर्ट है, जो गंदगी है कास्ट और अनटचेबिलिटी के साथ रिलेटेड है, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है। दूसरा सर, मैं एक चीज़ जानना चाह रही हूँ कि आप, जहाँ तक मैं सही हूँ, 2006 से लेकर 2011 तक आप चेयरमैन थे, और जो वो वाला जो रेगुलेशन आया था डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए 2012 में जो आया था, उस वक्त जो था उसके बारे में अगर आप पॉइंट से बताएं कि उसमें जो पॉइंट दिए गए थे उसमें ये था और इस वाले में ये जोड़ा गया है। नहीं, 2012 की इसमें जैसे मैंने कहा, एक तो उन्होंने 2012 पे इसमें डिस्क्रिमिनेशन क्या है उसको डिफाइन किया है। ठीक है ना, वो तो यूनाइटेड नेशन की जो डेफिनेशन है कि एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन, आइसोलेशन, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, ये उसको डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया है। फिर उसके बाद उन्होंने कास्ट से रिलेटेड और ट्राइब से रिलेटेड 17-18 फॉर्म्स जो डिस्क्रिमिनेशन के उसकी लिस्ट दी है। इसमें रेगिन से ताल्लुकात भी दिए हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने फिर प्रोविजन दी है
कि यदि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके हम्म। लिए उन्होंने एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर की एक पोस्ट क्रिएट की है। हम्म। और और जब भी कंप्लेंट होती है तो स्टूडेंट जो है वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकता है। एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर सुमोटो या फिर कमेटी सेटअप करके उसको एग्जामिन करके रिकमेंडेशन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को देगा। और उसमें जो पनिशमेंट है, ये फाइन होगा, एक्सपल्शन होगा, एक्सपल्शन तो नहीं होता है, और कुछ जो प्रोविजन है सिविल पनिशमेंट जिसको है उसकी प्रोविजन उसमें है। और बाकी का यूजीसी के रेगुलेशन के हिसाब से है। तो 2016 ने क्या 16 रेगुलेशन ने क्या किया है, जैसे मैंने कहा है कि जो फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट कर दिया है ऑल टुगेदर। डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन तो वो रखी है, लेकिन फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इंडिकेट नहीं किया है उसमें। उन्होंने ये कहा है, उसमें फर्क ये है कि उन्होंने सेल है, इक्विटी सेल तो है ही है, और एक इंचार्ज भी होगा, हम्म। लेकिन उसमें इक्विटी कमेटी की प्रोविजन है। वो स्टैंडिंग कमेटी है, इक्विटी कमेटी, जिसके वाइस चांसलर चेयरमैन होंगे। हम्म। तो वो तय करेगी कि क्या फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं। अब मेरा ख्याल है उसमें बहुत कमियां है, वो कमेटी में कैपेबिलिटी नहीं होगी कि वो फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तय करे। इतना मुश्किल है इसके। डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म्स इतने डीप और रिजिड और इतने डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। वो यूजीसी ने 1955 अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट से लेके 2012 में इंक्लूड किए थे। तो वो जो है वो कमियां हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 2026 के इसमें वो फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उन पॉइंट्स को बता दें कौन कौन सी चीज़ें भेदभाव मानी जाएंगी, ये कहना है आपका। बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा ये आप कह रहे हैं ये इसमें नहीं दिया गया है कि किन किन चीज़ों को भेदभाव की श्रेणी में माना जाएगा, इसमें नहीं है ये ये नहीं दिया 2006। हुआ। ये 2012 में दिया है, एडमिशन से ताल्लुकात, हम्म। एग्जामिनेशन, इवेल्युएशन, हम्म। हाँ, स्पोर्ट में, कल्चरल स्पीयर में, हॉस्टल में, लाइब्रेरी में, डाइनिंग हॉल में, ये सारे वो डिफरेंट स्पीयर कवर किए हैं। क्योंकि उसका कारण ये है कि 2008 में मेरी चेयरमैनशिप में एक कमिटी बनी थी ऑल हम्म। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए। उसमें स्टडी की तो उसमें ये स्पीयर में डिस्क्रिमिनेशन पाए गए, बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट। तो उसी को बेस मान के वो डिफरेंट फॉर्म्स में जो डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पर्टिकुलरली होता है वो दिए है। हम्म। तो वो लेने चाहिए थे इन्होंने, ये उन्होंने इक्विटी कमेटी के ऊपर सौंप दिए है। और दूसरा उसका डिसएडवांटेज है कि आप इक्विटी कमेटी के ऊपर छोड़ रहे हो। अब यहाँ लगभग 1,100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, 43,000 कॉलेजेस है, और IIT IIM है। हर एक इंस्टीट्यूशन वो अपने तरीके से यदि लिस्ट बनाए तो सारा कंफ्यूजन होगा, लीगल कॉम्प्लिकेशंस होंगे। हम्म। ये तो यूजीसी ने फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तय करके यूनिफॉर्मली सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को यूनिफॉर्मली लागू करने चाहिए। तो उसमें कोऑर्डिनेशन आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन होगा। आपने कहा कि 2012 में जो रेगुलेशन जो बना था यूजीसी का वो ठीक था, आप ये मानते हैं, वो ये परफेक्ट था। ये मैं मान रहा हूँ। अच्छा। इसमें ये एडवांटेज है, इसमें 2016 में मैं अप्रिशिएट करूंगा, वो ये है कि उन्होंने सेंसिटाइजेशन के लिए बहुत सारी हम्म। प्रोविजन रखी है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ट्राइबल के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिजिकली हैंडीकैप के साथ होता है, वो उसके साथ भी उन्होंने सेंसिटाइजेशन कैसे करे। और ये स्कॉट की भी बात की है कि वो एक दो व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करेंगे, वो जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावना है वहां वो जाएंगे। तो ये अच्छी प्रोविजन उसमें दी हुई है, लेकिन जो कमियां हैं वो बड़ी गंभीर कमियां हैं। अच्छा, ये सर जोड़ी गई आप जैसा बता रहे, तो इसमें इस बार जो SC ST के साथ साथ इसमें इन्होंने OBC भी जोड़ा गया है इसमें, और इसमें कहेंगे आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी जोड़ा गया है, महिलाओं को भी, दिव्यांगजनों को भी, इन सबको जोड़ा गया है कि इनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है तो इसको इसमें शिकायत कर सकते हैं। तो सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि उसके बाद यहाँ तक आने की नौबत कैसे आई, इस पर जानना चाह रही हूँ। उसका बैकग्राउंड ये है कि 2012 की रेगुलेशन आए, लेकिन उसके बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सुसाइड और डिस्क्रिमिनेशन रुका नहीं। हम्म। वेमुला ने सुसाइड कर दिया, उसके बाद JNU में सुसाइड हो गए, उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी और एक बार डिस्क्रिमिनेशन हो गए। तो और इन वेमुला और उसके बाद सोलुंग के जो है IIT मुंबई में सुसाइड हुआ, पायल तगड़ी ने मुंबई मेडिकल कॉलेज में किया। तो ये रेगुलेशन होने के बावजूद भी ये सुसाइड और डिस्क्रिमिनेशन रुका नहीं। इसलिए ये तीनों माताएं जो है
वेमुला की मदर, सोलंकी की मदर और पायल तगड़ी की मदर, इन्होंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि भाई 2012 के रेगुलेशन तो आप स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करिए। ये रिक्वेस्ट लेके वो चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर यूजीसी को बुलाया कि भाई आप इसको इन्फोर्स करें, और उनको कहा कि ये भी बताइए कि ये कितनी संस्थाएं इसको इन्फोर्स कर रही है और डिस्क्रिमिनेशन के कितने केसेस है। यूजीसी ने लेटर इश्यू किया सारी इंस्टीट्यूशन को और उनसे पूछा कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन है। तो उसमें पाया गया है कि कुछ इंस्टीट्यूशन इंप्लीमेंट करते हैं, कुछ करते नहीं है। लेकिन यूजीसी ने फिर सुप्रीम कोर्ट को यह कहा कि 2012 के रेगुलेशन में हम सुधार लाना चाहते हैं, और ये सुधार उन्होंने ये रिवाइज फॉर्म में फिर उन्होंने 2026 को लाए। लेकिन सुधार लाने के बजाय उसमें कमियां उन्होंने क्रिएट रखी है। पर कमी वही जो आप बता रहे हैं, ये उसकी हिस्ट्री है। और दूसरी बात जो आपने कही, मुझे लगता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इसमें नहीं लाना चाहिए था, और जेंडर को भी नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि जेंडर के लिए अलग से रेगुलेशन है। और उसके लिए ऑफिस, ये कमेटी भी होती है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, उसके रूल्स रेगुलेशन है अपने, उनके फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिए हुए हैं कि लड़का या कोई महिलाओं के बारे में उनसे बात करे तो किस लैंग्वेज में करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मानी जाएंगी। तो उसको इसके लाने की जरूरत नहीं थी, ये डबल हो रहा है। उसी तरह इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है वो आइडेंटिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी है। वो इकोनॉमिकली बेस्ड इसका डिस्क्रिमिनेशन आइडेंटिटी बेस्ड नहीं होता, कास्ट या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वो जनरल तरीके से होता, वो भी नहीं लाना चाहिए। फिर और एक उन्होंने गलती की है, सोशली यानी इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। क्या है ये सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप? तो यूजीसी की भी ये बहुत कमजोरी है कि ये 3 कैटेगरी लाई है जिसका इसमें समावेश नहीं हो सकता है। आप कह रहे हैं कि इनको लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी अलग प्रोविजन है ना, जेंडर की अलग कमेटी है, कैश कमेटी, जीएस कैश कमेटी है यूनिवर्सिटीज में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके तहत इन्फोर्समेशन होता है, तो इसमें इंक्लूड करने की उसको जरूरत नहीं है ना। अच्छा, दूसरा सर, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सवर्ण समाज ये मानता है कि ये जो गैजेट आया है, इसमें जो प्रावधान है ये उसके खिलाफ है, इससे भेदभाव बढ़ेगा। वो इस तरह का आरोप लगाकर और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो उनकी आर्गुमेंट बिल्कुल गलत है। भेदभाव कैसे बढ़ेगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, आर्टिकल 15 में है कि भाई किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन जात, कलर, रेस, जेंडर, धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बेसिस पे हमने रेगुलेशन बनाए। महिला का डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए अलग से रेगुलेशन बनाए, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का होता तो रेगुलेशन बनाए। घटना में प्रोविजन होने से बात नहीं बनती ना, रेगुलेशन बनना चाहिए, उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेगिंग है, रेगिंग के लिए हमने रेगुलेशन बनाए, उसका विरोध नहीं करते ये, उसमें का क्यों नहीं विरोध करते हैं? वहां क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? इसमें हाई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, मुझे बताइए ना आप। उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। जो लड़का डिस्क्रिमिनेशन करेगा उसी को पनिशमेंट होगी। उसमें हाई कास्ट कहां से आया है? उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन कहां से आया है? यदि वो ये कहते हैं कि हाई कास्ट लड़का डिस्क्रिमिनेशन करे, उसके अगेंस्ट में एक्शन न लिया जाए, तो वो बात अलग है। वो तो सारा गलत है ना। फिर तो आप डिस्क्रिमिनेशन अलाउ कर रहे हो। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लीगल प्रोविजन की प्रोविजन है, वो लीगल प्रोविजन ही है। 1955 में एंटी अनटचेबिलिटी एक्ट आया, एट्रोसिटी एक्ट 1989 में आया, अभी थोड़ी आया है। ये उसी को लेके सिर्फ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग से बनाया है, क्योंकि उसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रोविजन बहुत कम है। तो ये गलत बात है। ये जो है ना, ये जो है कि ये आजकल ये हो रहा है कि भाई जो हमारे समाज की गंदगी है कास्ट और अनटचेबिलिटी के फॉर्म में, वो बाहर नहीं आनी चाहिए, ये है। और उसका बहाना लेके फिर ये कहा जा रहा है कि हमारे अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन है। सर, फिर वही बात कि जो आप बोल रहे थे कि भेदभाव कौन सी चीज़ें मानी जाएंगी, उसका व्यवहार उसमें है और इसमें जो है नहीं है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, सवर्ण समाज, वो भी ये कह रहा है कि इसमें तो पता ही नहीं है कौन कौन सी चीज़ों पर लोग किसको डिस्क्रिमिनेशन मान लेंगे, इसीलिए ये बढ़ सकता है। वो जो आप बात कह रहे हैं वो तो भी हाँ, डिमांड करे ना, फिर वो डिमांड ये करे, वो तो कह रहे हैं कि कायदा ही नहीं हो। ये डिमांड करे कि भाई डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म स्पेसिफाई कर दे और वो उसी को डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा, दूसरे को नहीं। वो सही डिमांड है यदि है उनकी, वो तो, लेकिन वो नहीं है ना डिमांड उनकी। उनकी डिमांड है कि ये होना ही नहीं चाहिए, उनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा?
आप लेट डाउन कर लिए कि दिस विल कॉन्स्टिट्यूट द डिस्क्रिमिनेशन, तो लड़का या टीचर जो है उस तरह से बिहेव करेगा नहीं। जैसे महिलाओं के लिए है, जो हम्म, कुछ लैंग्वेज तय की हुई है, इस बिल्कुल। लैंग्वेज का इस्तेमाल आपने महिला के प्रति किया तो उसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। तो अब वो टीचर और स्टूडेंट है वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, हम्म। आपके इसमें उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन होने का कोई सवाल ही नहीं ना। दूसरा सर, एक उनकी एक डिमांड यदि ये है हम्म, कि डिस्क्रिमिनेशन के फॉर्म क्लियरली स्पेल आउट करने चाहिए, ताकि कुछ अनरीजनेबली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो वो सही है, फिर हम्म, वो यूजीसी ने लेट डाउन करना चाहिए ना। लेकिन ये तो अपोजिशन भी कर रहे हैं ना हम्म, कि रेगुलेशन ही ना हो। दूसरा सर, एक बात सबसे ज़्यादा विरोध इस बात का है लोगों को, जो बात सामने आ रही है कि इसमें जो जो नई चीज़ें जुड़ी हैं, ख़ास तौर पे एससी एसटी के अलावा जो पिछड़ा वर्ग को जोड़ा गया है, उसको लेकर हाँ, भी बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या वो आप सवाल ये वो सवाल भी सही नहीं, मैं बताता हूँ हाँ। आपको कि 2009 में 8-9 में ओबीसी का रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आया, हम्म, पहले नहीं था। जी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन आया हम्म, फैकल्टी में और स्टूडेंट में, हम्म, और उसके चलते उसके बाद ओबीसी भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करने लगे। हम्म, उनका रिजर्वेशन में इंक्लूड नहीं करना, उनके साथ बिहेवियर गलत तरीके से हो रही है, उनको भी शेड्यूल कास्ट की तरह कुछ कुछ हद तक मिसबिहेव किया जाता है, तो इसलिए ओबीसी को इंक्लूड किया, वो जायज है जहां तक मेरा अंदाजा है। अच्छा, वो मतलब उनका उसके पहले यही नहीं था, क्योंकि ओबीसी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पहले रिजर्वेशन था नहीं, हम्म, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में और फैकल्टी में, तो इसलिए मालूम नहीं पड़ता था कि रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं। अब अब जब क्योंकि रिजर्वेशन आया, तो अब वो जो हाई कास्ट है उसको रिएक्ट कर रहा है हम्म, निगेटिवली, तो उससे ओबीसी भी फेस कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन, इसके उनको लगा कि भाई ओबीसी को इसमें भी इंक्लूड करना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि पिछली बार इसलिए नहीं था क्योंकि रिजर्वेशन नहीं था, इस बार चूंकि नहीं, रिजर्वेशन उसके बाद आया तो लोगों ने उसको भेदभाव उनके साथ भी होना शुरू हुआ, तो उसके बाद इसमें पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया कि उनके साथ भी जी भेदभाव होता है, जी, जी, जातिगत। बिल्कुल सही, ठीक बिल्कुल है। यही कह रहा हूँ मैं। अच्छा सर, दूसरा मैं फिर वही बात की स्टेप टू स्टेप अगर आप बता सके कि कैसे कैसे कौन सी कमेटी ने इसको कहाँ पर कैसे रखा, जो आप जो कह रहे थे तीनों की मदर जो हैं वो गई थी सुप्रीम नहीं, कोर्ट में, वहाँ पर। हाँ। वो तो बता दिया ना मैंने जी। कि वो तीनों मदर ने सुप्रीम कोर्ट में केस पिटीशन डाली थी, उसमें अ, उन्होंने कहा भाई इस रेगुलेशन को आप इम्प्लीमेंट करो, इसके बावजूद भी ये सुसाइड हो रहे हैं, इसका मतलब इसको इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये महिला की तरफ से दिशा वाडेकर और एक लॉयर थे, हम्म, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को पार्टी बनाया और उनको पूछा कि भाई बताइए क्या हो रहा है इसमें। हम्म, तो उन्होंने फिर यूजीसी ने टाइम मांगा, यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज को लिखा कि भाई ये आपने सेटअप किया है या नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है इस रेगुलेशन को लागू करते हुए या नहीं, हम्म, और कितने डिस्क्रिमिनेशन की आपके पास केसेस आई, जितनी इन्फॉर्मेशन आई उन्होंने उसे सुप्रीम कोर्ट के सामने शेयर किया। हम्म, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको इन्फोर्स करने के लिए आप कदम उठाइए, तो इन्होंने कहा कि हम कायदे में भी रिफॉर्म ला रहे हैं, सुधार ला रहे हैं। दैट इज हम्म, हाउ they have taken a decision. They say that they are going to improve it. Instead of improving, they have kept so many limitation in the regulation. हम्म। तो आप कह रहे हैं इस तरह इस वजह से ये सारा जो चूंकि कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के में ये सब मामला जाने के बाद ये रेगुलेशन जो है ये तैयार हुआ है, नया जो गैजेट जारी किया गया है इसमें, Yeah, और उसमें ये तमाम चीज़ें जोड़ी गई हैं, और इसको सवर्ण समाज जो है वो अभी भी मान रहा है कि ये सारा सब कुछ जो रेगुलेशन आया है ये उसी के खिलाफ एक तरह से आया है, और वो गलत इससे। है, हाँ। वो गलत है, वो गलत है। बिल्कुल गलत है। वो ठीक। आजकल नया ट्रेंड हो रहा है कि कास्ट के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ कुछ मत बोलो, आप हम्म, शांत रहो। हम्म, हाँ, इस रेगुलेशंस, हर एक डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ रेगुलेशन है ना, बिल्कुल। तो उनके खिलाफ कैसे हुआ ये? 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया, 1989 में एट्रोसिटी एक्ट आया, उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का एक्ट आया, फिजिकली हैंडीकैप का एक्ट आया। तो ये होना नहीं चाहिए, इसमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आया? ये सिर्फ ये प्रोविजन उनके लिए है कि जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं उनको, उसके लिए डिटरेंट है ये, उनके खिलाफ कहाँ से डिस्क्रिमिनेशन आया भाई? हम्म, यदि महिला के खिलाफ, आदमियों के खिलाफ, आदमी जो महिला से डिस्क्रिमिनेट करता है और महिला के प्रोटेक्शन के लिए आपने कायदा लाया, तो आदमियों ने यह कहना चाहिए, मेल ने यह कहना चाहिए कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है,
ये तो लॉजिकली बड़ा इरेलेवेंट आर्गुमेंट है ना। तो आप ये मानते हैं बस इसमें भेदभाव कौन कौन सी चीज़ें मानी जाएं, ऑफेंस क्या, कौन सा व्यवहार होगा जिसको ऑफेंस माना जाएगा, या कौन से शब्द होंगे जिसको ऑफेंस माना, वो अगर जोड़ दें तो ये अपने आप में कहेंगे कि ये कंप्लीट है एक तरह से। इसमें उसमें जो आर्गुमेंट दे रहे कि उनका डिस्क्रिमिनेशन होगा वो क्लियर हो जाएगा। वो बिहेवियर होगी जो उस तरह की बिहेवियर करेगा उन्हीं को, उनके लिए पनिशमेंट होगी, औरों के लिए तो होगी नहीं। उसमें औरों का डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी होगा, जो नहीं करेगा उसके लिए थोड़ी होगी, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आए? जो बिहेवियर उस तरह की करेगा उसी के अगेंस्ट में एक्शन होगी, तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आए? एक्शन उसी के अगेंस्ट में होगा जो करेगा, जो नहीं करेगा उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं होगा। दूसरा सर एक बात और, जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो रेगुलेशन है इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये कह रहे हैं कि जो लोग, मान लिया कोई शिकायत झूठी होती है, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी? इसको भी अगर इसमें अगर कोई पॉइंट ऐसा होता है जो बताया जाता कि अगर ये जो शिकायत जो की गई अगर वो गलत पाई जाती है तो फिर क्या होगा शिकायतकर्ता? वो गलत आर्गुमेंट है। देखो ऐसा है, वो तो हर एक कंप्लेंट में होता है, सही हो या गलत हो वो तो कोर्ट तय करेगा ना, या आप थोड़ी तय करेंगे। हाँ, अब लेकिन कोर्ट में ये यदि डिसीजन नहीं, वो अलिगेशन जो किया है उसको यदि एक्सेप्ट नहीं होता तो उसके आगे इसमें पनिशमेंट थोड़ी होती है, पनिशमेंट नहीं होती। आप अलग से उसकी प्रोविजन है, आईपीसी में प्रोविजन है डिफेमेशन की, इसकी उसकी उसमें करिए, लेकिन उसी कानून में आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कंप्लेंट की थी और ये फॉल्स कंप्लेंट है इसलिए अगेंस्ट उसके अगेंस्ट में एक्शन होनी चाहिए। ये किसी लीगली ये सस्टेनेबल आर्गुमेंट नहीं है। यदि फॉल्स है या नहीं है ये तो कमेटी तय करेगी, यूनिवर्सिटी तय करेंगी। यदि फॉल्स है तो पनिशमेंट नहीं होगी। यदि जिसके अगेंस्ट में पनिशमेंट की उसको लगता है कि ये मेरी बदनामी होगी तो आईपीसी में जाके कंप्लेंट करे ना, उसमें कोई रोकता थोड़ी है, डिफेमेशन कर सकता है ना, लेकिन उसी एक्ट में दोनों प्रोविजन नहीं हो सकती। उससे क्या होगा कि जिसके अगेंस्ट में जिसका डिस्क्रिमिनेशन होता है वो हिम्मत नहीं करेगा कंप्लेंट करने की। वैसे ही लोग हिम्मत नहीं करते हैं, कास्ट के बारे में डरते हैं, टीचर को, स्टूडेंट को। अब उसमें आपने ये भी प्रोविजन डाली कि नहीं आपने गलत कंप्लेंट की तो आपके अगेंस्ट में पनिशमेंट होगी, और यूनिवर्सिटी में जो लोग बैठे हुए वो यदि ये डिक्लेयर कर दी ये गलत है तो वो उसमें जो लोग शेड्यूल ट्राइब वो हिम्मत नहीं करेगा, और लॉजिकली ये लीगली अलाउ नहीं है। उसी एक्ट में आप दोनों तरह की प्रोविजन नहीं हो सकती। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमको इतना डिटेल में ये और हमारे दर्शकों को ये सब कुछ पूरी जानकारी दी। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे लगता है कि इसके बाद अब जो तमाम कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच, अब मुझे लगता है इसके बाद वो दूर हो सकेंगे। नमस्कार।